एडवांस एंड देन एक्सपर्ट लेवल। तो स्टार्ट हम लोग फाउंडेशन ट्रेनिंग से करें। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। डिजिटल फ्रेमवर्क्स में मैं इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट में एज एडवाइजरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे सेशंस में काम कर रहा हूँ। एजेंडा जो हमारा सेशन का है आज वो सबसे पहले हम लोग फ्यूज़ थ्रेडेड फ्यूज़ की जो फाउंडेशन ट्रेनिंग है उसका जो हमारा कोर्स है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमने 8 डेज़ ट्रेनिंग है, 8 डेज़ ट्रेनिंग में हमने क्या क्या करना है। देन हम प्री रेक्विजिट्स देखेंगे कि इस ट्रेनिंग के प्री रेक्विजिट्स क्या होते हैं। अगर प्री रेक्विजिट्स ना भी किसी को हों तो वो भी इस ट्रेनिंग को इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन प्री रेक्विजिट्स को भी थोड़ा थोड़ा फोकस करूँगा। उसके अलावा फिर हम लोग थ्रेडेड फ्यूज़ क्या चीज़ है, उसकी इंट्रोडक्शन, उसके बारे में देखेंगे। अपाचे कैमल के ऊपर देखेंगे, क्योंकि अपाचे कैमल बेस्ड ये थ्रेडेड फ्यूज़ है। उसके अलावा कुछ हम डिफरेंट इंटीग्रेशन आर्किटेक्ट देखेंगे कि पहले क्या इंटीग्रेशन आर्किटेक्ट से थ्रेडेड फ्यूज़ किन आर्किटेक्ट्स को फॉलो करता है। और उसके बाद हम लोग थ्रेडेड फ्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे, थ्रेडेड फ्यूज़ की प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस, क्लाउड बेस्ड, ऑन प्रेमिसेस एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को। और फिर थ्रेडेड फ्यूज़ में काफ़ी किस्म के हम लोग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन हम मेनली फोकस करेंगे इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स और उनकी टाइप्स के ऊपर। उसके बाद हम लोग अपना जो डेवलपमेंट सेटअप है, एनवायरनमेंट है, वो कैसे रेडी कर सकते हैं। इसके लिए कोड आईडी हम लोग यूज़ करते हैं विच इज़ कोड रेडी स्टूडियो, और हम उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि कोड रेडी स्टूडियो का इंटरफेस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। हमारी ये जो फाउंडेशन ट्रेनिंग है ये टोटल 8 डेज़ के ऊपर डिवाइड की गई है। डे 1 हम लोग मोस्टली थ्योरेटिकल होगा, हम इसमें कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं कर रहे होंगे, मोस्टली चीज़ों को और अपने एनवायरनमेंट को सेटअप कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो मे बी ये वाला जो फर्स्ट सेशन है ये आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन ये ज़रूरी है। और बाकी जितने भी सेशन होंगे हम मोस्टली फोकस करेंगे प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, छोटे छोटे POCs करेंगे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स करेंगे, और मोस्टली हम लोग जो है ना प्रैक्टिकल चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। सो डे 1 में हम लोग एनवायरनमेंट सेटअप, कुछ रेड हैट फ्यूज की बेसिक कंसेप्ट और कुछ जावा के बेसिक कंसेप्ट, इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। डे 2 के ऊपर हम लोग जो आईडी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, एक हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे और थोड़े से उनके जो कंपोनेंट्स, आउट ऑफ द बॉक्स कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं उनको देखेंगे, और उनके डिफरेंट आईडी के डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। डे 3 हम लोग डेटाबेस कंपोनेंट और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी हम लोग उसको देख रहे होंगे, एक्सप्लोर कर रहे होंगे। डे 4 में हम लोग वर्किंग विद APIs जिसके अंदर हम लोग REST APIs और जो SOAP APIs है उनको देख रहे होंगे बाय यूजिंग CFX कनेक्टर, और जो बिल्ट इन कनेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनके CFX कनेक्टर, वो जो जावा से रिलेटेड हम लोग कोड कस्टम कोडिंग कर रहे होंगे उनको देख रहे होंगे। डे 5 के अंदर हम लोग डिबगिंग, लॉगिंग, ट्रबल शूटिंग देख रहे होंगे, और कुछ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के हम एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि ये एक फाउंडेशन ट्रेनिंग है। तो हम लोग बेसिक एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कैसे कन्वर्जन कर रहे हैं वो चीज़ देखेंगे। डिबगिंग, लॉगिंग वगैरह देख रहे होंगे। डे 6 में हम लोग फाइल कंपोनेंट से रिलेटेड SFTP और फाइल कंपोनेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें वो देखेंगे। डे 7 में जब हम लोग ये सारा कुछ कंप्लीट करेंगे तो कुछ डिप्लॉयमेंट मॉडल्स देखेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या जिस पर मैंने जिस प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं इसके अंदर उसके अंदर हमने क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ किए हैं वो देखेंगे। और डे 8 में हम अपने पूरे सेशन को रिकैप करेंगे, और आप सब लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट होगी जिसमें हमने जो 8 दिनों के अंदर जो भी हमने पढ़ा होगा, देखा होगा, उस सारे कंपोनेंट्स और सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए हम एक सिंगल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसकी फिर डिप्लॉयमेंट वगैरह का हम लोग देखेंगे। तो ये एक छोटा सा कंप्रोमाइज कह लें कम्प्रिहेंसिव सा कोर्स ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें देख रहे होंगे। फिर प्री रेक्विजिट्स इसकी अगर बात करें तो इसमें कुछ जावा के कोर कंसेप्ट आप लोगों को पता होने चाहिए कि जावा की कंपाइलेशन कैसे होती है। उसके अलावा JDK, JRE, JVM से रिलेटेड सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं भी पता होंगी, नो इशूज़, वो थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। फिर बेसिक अपाचे कैमल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये रेडेड फ्यूज पूरे का पूरा अपाचे कैमल के ऊपर बेस करता है। उसके अलावा हमें अपाचे मैवन के बारे में पता होना चाहिए, मैवन बेस्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, मैवन क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। उसके अलावा फिर हमें ESB का पता होना चाहिए कि ESB क्या चीज़ है किसी भी टूल के लिए। जिससे मोस्ट ऑफ हमारे जितने टीम मेंबर्स हैं उनको MuleSoft, IBM सारों का पता है, तो सारे ESB यूज़ करते हैं। तो आई होप सो कि सारों को इसके बारे में पता है। उसके अलावा बेसिक इंटीग्रेशन के जो कंसेप्ट होते हैं कि इंटीग्रेशन चीज़ क्या है उसके बारे में ये सारा आप लोगों को पता है। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी जिस तरह मैवन, अपाचे कैमल और जावा के कोर कंसेप्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस ज़रूर करूँगा, लेकिन ये
करूँगा क्योंकि वो ऑलमोस्ट सब सारा उनको पता ही है। स्टार्ट करते हैं विद रेड हैट फ्यूज। रेड हैट फ्यूज एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि अपाचे कैमल बेस्ड है। इसमें डिफरेंट किस्म की मेथडोलॉजीज हैं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, कुछ टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसके थ्रू हम इंटीग्रेशन सर्विसेज कर रहे थे। ये मोस्टली जो है ना माइक्रो सर्विसेज के ऊपर फॉलो कर रहा था और जायल आर्किटेक्चर के ऊपर यूज़ कर रहा था। ये क्या चीज़ें होती हैं इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और मोस्टली रेड हैट फ्यूज के अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं, कोडलेस एनवायरनमेंट होता है। हमें यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि हम लोग कम से कम कोड में बाय यूजिंग डिफरेंट कनेक्टर्स इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए अपनी इंटीग्रेशन को परफॉर्म करें। और इंटीग्रेशन का इनका जो एक सिनेरियो ये है कि ये लोग चाहते हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन ज़रूरत है वहाँ पे इंटीग्रेशन करें, अदरवाइज आप इसको वो B2B और P2P के कंसेप्ट को लेकर आगे चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट इंटीग्रेशन वो, क्योंकि इंटीग्रेशन ये सारी माइक्रो सर्विसेज के तौर पे हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। तो माइक्रो सर्विसेज एज अ सेपरेट कंपोनेंट होता है, तो हम मोस्टली जो चीज़ हमें जहाँ पे रिक्वायर्ड होगी इंटीग्रेशन कंसेप्ट की हम वहीं पे उसको यूज़ कर रहे होंगे। इसके अलावा रेड हैट फ्यूज के डिफरेंट जो सा ये डिस्ट्रीब्यूटिव इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है जो कि हमें स्टैंड अलोन, क्लाउड और हाइब्रिड दोनों ये जो तीनों तरीक़ों से हमारे पास अवेलेबल होता है। स्टैंड अलोन के लिए मोस्टली जो हम लोग यूज़ कर रहे थे एंटरप्राइज वर्जन वो JBoss EAP यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास फ्यूजन क्राफ्ट भी है जिसके अंदर हम लोग OSGI कंटेनर्स बेस यूज़ कर रहे होते हैं। क्लाउड के लिए हमारे पास ओपन शिफ्ट जो सा इनका एक फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा आप अपनी सारी सर्विसेज को अपने प्राइवेट क्लाउड के ऊपर भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, जिस तरह के रैंडम फैब्रिक्स वाली जो कुछ आजकल चीज़ें हैं। उसके अलावा आपके कंटेनर बेस प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है जिसके ऊपर आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस के लिए हमें हमारे पास इंटीग्रेशन एक्सपर्ट्स, एप्लीकेशन डेवलपर, बिजनेस यूजर्स जो कि इंडिपेंडेंटली इस एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर सकते हैं और वो आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं बाय चूजिंग देयर एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल फॉर द इसके अंदर भी जिस तरह MuleSoft या बाकी चीज़ों के लिए इसके अंदर भी डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट स्पेसिफिक होते हैं फॉर द डेवलपमेंट, फॉर UAT प्रोडक्शन। आप अलग अलग हर एनवायरनमेंट पे अलग अलग यूज़र काम कर सकते हैं और इसके ऊपर भी हम लोग यूजर स्पेसिफिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट द डेवलपर्स आर इन्वॉल्व, फॉर UAT द बिजनेस यूजर्स भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और प्रोडक्शन में तो मेनली हम क्लाइंट और सब लोगों को यूज़ कर रहे होते हैं। जो मेनली इस चीज़ का जो एक ये फोकस करते हैं वो करते हैं सेल्फ सर्विस और इंश्योर करते हैं कि जो जितने भी हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट करें तो उनकी मेंटेनेंस जो उनका सेल्फ सर्विस वाला एक क्रिएशन और रीयूजेबिलिटी के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करते हैं, स्केलेबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं, फिजिबिलिटी के ऊपर ये फोकस कर रहे थे। तो ये इसका ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन था। अपाचे कैमल की बात करें, क्योंकि अपाचे कैमल बेस्ड रेड हैट फ्यूज है, तो अपाचे कैमल इज ओपन सोर्स इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म जो कि 2007 में स्टार्टेड था। अपाचे कैमल एक्चुअली क्या है, इंटरप्राइज इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म, इंटरप्राइज इंटीग्रेशन पैटर्न्स हैं सारे के सारे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हमें प्रोवाइड करें। इंटीग्रेशन इंटरप्राइज पैटर्न्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे POCs जो ऐसे चीज़ें जो कि बार बार प्रॉब्लम्स आई होती हैं उनका फिर एक प्रॉपर एक सोल्यूशन निकाल कर इंटरप्राइज लेवल पे जो कि प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि वेल डॉक्यूमेंट होता है और कोई भी डेवलपर इसको यूज़ कर सकता है। तो EIP पैटर्न्स वो अपाचे के जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके अलावा मोस्टली जो कैमल है उसको हम राउटिंग और मीडिएशन इंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिटवीन द एंड पॉइंट्स जो है ना ये इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है। उसके अलावा हैवी लोड ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा फॉर्मेट्स और एंड पॉइंट कनेक्टिविटी, काफ़ी इसके फीचर्स हैं जो कि हम लोग अपाचे कैमल के यूज़ कर रहे होंगे इसके अंदर। रेड हैट फ्यूज एक्चुअली कह लें कि एक रैपर है अपाचे कैमल का, बैकएंड पे हम लोग सारी इसकी अपाचे कैमल को यूज़ कर रहे होते हैं। थोड़ी सी मैवन की बात कर लें। मैवन एक्चुअली एक बिल्डिंग टूल है, बिल्डिंग और मैनेजिंग टूल है जो कि जावा बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है और ये डिपेंड करता है आपकी पॉम फाइल के ऊपर, बेस्ड करता है पॉम फाइल के ऊपर, विच इज़ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, अगर आप लोगों ने पहले किसी पॉम प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हो तो आपने देखा होगा कि पॉम फाइल एक XML फाइल होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द प्रोजेक्ट, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस, उनकी डिपेंडेंसीज, उनकी गोल्स, उनकी रेपोजिटरीज के बारे में। तो सारी जितनी डिपेंडेंसीज, रेपोजिटरीज वो सारी हम पॉम में मैनेज कर रहे थे। इवन उनके वर्जनिंग भी हम लोग पॉम में मैनेज कर रहे थे। तो पॉम के लिए बल्कि अब तो इनके पास एक इनकी वेबसाइट अवेलेबल है MVN रेपोजिटरी, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट काइंड की जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है हमारे पे, डिफरेंट कनेक्टर्स की हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे थे।
और वहाँ से हम लोग उनकी इवन जार्स फाइल भी यूज़ करके इंक्लूड कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, और आप अपनी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशंस को भी प्रोजेक्ट में इंक्लूड करके और अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली मैवन आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है। उसके अलावा मैवन आपके प्रोजेक्ट की जो जार या वार फाइल या जिप फाइल बनाने में भी आपकी इसमें हेल्प आउट करता है। तो मैवन इज़ अ की पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट जो आपकी बिल्डिंग में यूज़ कर रहा होगा प्रोजेक्ट के लिए। मैवन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो प्राइमरी गोल जिसे हम कह सकते हैं, वो ये कि एक तो आपकी ये डेवलपमेंट को थोड़ा टाइम आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपकी जो डेवलपमेंट की जो एफर्ट होती है उसको रिड्यूस करके आपकी डेवलपमेंट को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। उसके अलावा इसके जो की एरियाज हैं वो हैं मेकिंग द बिल्ड प्रोसेस ईजी, प्रोवाइडिंग अ यूनिफॉर्म बिल्ड सिस्टम, प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन एंड एनकरेजिंग बेटर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। तो ये इसके 4 एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो कि मैवन को हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली इन रेड हैट फ्यूज। कुछ बात करते हैं इंटीग्रेशन आर्किटेक्ट्स की। तो इंटीग्रेशन आर्किटेक्ट में सबसे पहले मैं क्लासिक इंटीग्रेशन आर्किटेक्ट्स की बात करूंगा जो कि ओल्ड मोनोलिथिकल आर्किटेक्चर है। इसमें क्या होता था कि हम लोग इसके बेसिक ये 3 आर्किटेक्ट मोस्टली जो फॉलो किए जा रहे हैं लास्ट 20 ईयर्स और 2 डिकेड से, वो ये है कि पॉइंट टू पॉइंट इंटीग्रेशन, जिसमें जो कि डेवलपमेंट के परस्पेक्टिव से तो बड़ा ईजी है लेकिन इसमें स्केलेबिलिटी नहीं है। एक दफ़ा आपने बना दिया है लेकिन अगर आपने इसको चेंज करना है तो देन यू हैव टू ब्रेक द सिस्टम और दोबारा से रीबिल्ड और सारा कुछ दोबारा से, रीयूजेबिलिटी वाला कंसेप्ट नहीं है। उसके थोड़े अरसे बाद हमारे पास पे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आ गया था जिसमें हमारे पास बस टोपोलॉजी वाली जो चीज़ थी उसमें ये था कि हमारे पास टीम होती थी, हम डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स हम यूज़ कर लेते थे इसके अंदर। लेकिन ये था कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर होता था। लाइक ये अगर आप ये इमेज देख रहे हो, ये हमारे पास ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर था जो कि बड़ा बेस्ट आर्किटेक्चर था और इसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसका एक एक जो कह लें कि एक डिसएडवांटेज वो ये था, लाइक हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी इस बस के ऊपर डिप्लॉयड है। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी एक सर्विस में भी चेंज करना पड़ेगा तो हम लोगों को अपनी पूरी सर्विसेज को स्टॉप करके रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। तो यूएटी या डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से तो देखा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन में हैं और आपका कोड 2-3 सालों से चल रहा है, आपने एक नई नई एडिशन करनी है या स्केलेबिलिटी करनी है, तो आपको वो सारी चीज़ों को स्टॉप करके और उसके बाद आपके पास उसको उसके ऊपर लेके जाना पड़ेगा। एंड देन बिजनेस में हम लोग मोस्टली टू बिजनेस के आपस में इंटीग्रेट, इट इज़ जस्ट लाइक अ पॉइंट टू पॉइंट इंटीग्रेशन। लेकिन होता क्या है कि आप सिर्फ बिजनेस दूसरे बिजनेस को वही चीज़ एक्सपोज करता है जो कि उनको अवेलेबल हो, और बाकी जो एक बिजनेस सिनेरियो के अंदर आप सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर यूज़ करें, दूसरे में भी करें, लेकिन जब एक आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द बिजनेस यूज़ करें तो आप सिर्फ वो चीज़ एक्सपोज करेंगे जो कि दूसरे बिजनेस को रिक्वायर्ड है। तो ये भी एक्चुअली कुछ आर्किटेक्ट में से ये बेहतर था बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो इन सब में से जो हमारे पास सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जिसको हम बस टोपोलॉजी कह रहे हैं, ये कुछ बेहतर था। बस इसका वो डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया जो कि डिप्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से हमें सारी सर्विसेज को स्टॉप करके दोबारा से रीडिप्लॉय करना पड़ता है, और इन केस ऑफ एनी इशू, किसी एक सर्विस में भी इशू आता है तो अगर हमें उसे डाउन करना पड़ता है तो हम सिंगल सर्विस को नहीं कर सकते, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एक तरह से आप कह सकते हैं। रेड हैट फ्यूज जो जिस इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर को फॉलो करता है दैट इज एजाइल इंटीग्रेशन। द टर्म दो टर्म्स हमारे पास होती हैं, एक वाटरफॉल मॉडल और एजाइल स्क्रम। इस तरह की सारी ये आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास मॉडल्स होते हैं जिसको हम देख रहे हैं। तो एजाइल इज जस्ट लाइक दैट कि हम लोग अपने प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे चंक्स में, और जिसको हम लोग मोस्टली जो कि आजकल के दौर में इसे माइक्रो सर्विसेज कहा जाता है। इस ये इसकी वजह भी यही होती है कि हम लोग जब छोटी छोटी सर्विसेज में अपनी बड़े फ्लो को डिवाइड कर देते हैं तो अगर किसी एक सर्विस में भी चेंज आता है तो इट विल नॉट अफेक्ट अनदर सर्विसेज, जिसके अंदर हम लोग बाकी सर्विसेज एज इट इज़ काम करती रहेंगे और हम लोग अपनी सर्विसेज को देखेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक एन ऑर्डर, अगर एक ऑर्डर है और उसके साथ कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है और उस कस्टमर के ऑर्डर की रिलेटेड हमने शिपिंग इन्फॉर्मेशन को देखना है, तो जो ऑर्डर या कस्टमर को इफेक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ शिपिंग इन्फॉर्मेशन वाले मॉड्यूल को जाके चेंजिंग करके या उसमें कोई अगर एडिशन करनी है या कुछ चेक करना है तो हम लोग वहाँ पे उसको देख रहे होंगे। ऑर्डर और कस्टमर से रिलेटेड जिन जो मॉड्यूल्स होंगे, जो माइक्रो सर्विसेज होंगी, वो एज इट इज चल रही होंगी। तो जो ऑर्केस्ट्रेशन, राउटिंग, मैसेजिंग और जो डाटा सर्विसेज हैं वो सारी हम लोग अपने इन्वायरमेंट स्पेसिफिक भी इसको देख रहे होंगे और डिफरेंट इन्वायरमेंट में कैसे लेके चलना वो देख रहे होंगे। और हम हमारे पास जो फीचर वो यही होता है कि हम लोग सबसे पहले डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। सेम जब वो डेवलपमेंट
एक हमारी मेच्योर होती है, देन हम उसको यूएटी में लेके जा रहे थे, यूएटी से हम प्रोडक्शन में लेके जा रहे थे। तो ये माइक्रो सर्विसेज का कुछ यही इसी तरह आपके पास अलग अलग सर्विसेज है, जो मेच्योर हैं सिर्फ वो वाली आप आगे यूएटी या प्रोडक्शन में लेके जाएं, जो भी नहीं मेच्योर उनको रखें। हाँ, अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है देन यू हैव टू कंप्रोमाइज कि आपने सारी चीज़ों को इकट्ठे लेके जाना है। लेकिन अगर सिंपली आपने एक ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके जानी है, कस्टमर से लेके जानी है, इतनी शिपिंग की इन्फॉर्मेशन अभी या मॉड्यूल नहीं लेके जाना, तो आप एक एक सर्विस को आगे लेके जा सकते हैं। और इसके जो एजाइल इंटीग्रेशन के टोटल 3 पिलर्स हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रेड हैट फ्यूज है वो मोस्टली इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, द फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। तो इनके जो 3 पिलर हैं वो भी ओवरऑल इंटीग्रेशन के वो यही हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इंटीग्रेशन, माइक्रो सर्विसेज, कंटेनर्स एंड एपीआईज। डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनर्स, माइक्रो सर्विसेज और एपीआईज आजकल के अगर आप दौर में देखा जाए तो मोस्टली जितने भी कम्युनिकेशन है हम ओवर द एपीआईज ही कर रहे होते हैं, जो कि जेसन बेस या एक्सएमएल बेस हो रही होती है। तो इनको हम एक एक करके ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन इंटीग्रेशन में अगर मैं बात करूं तो which is flexible to adopt, integration is a lightweight and API based. Traditional integration are centralized, but a distribution integration means the functionality can be deployed where required and scaled as needed. जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि फॉर एग्जांपल हमें वो एक, मैं अगर बात करूँ शिपमेंट ऑर्डर और उसी एग्जांपल को अगर मैं लेके चलूँ तो शिपमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल हम लोग एक यूज़ करें यूपीएस मॉड्यूल, और लेटर ऑन हमें एक नई शिपमेंट कंपनी को ऐड करना है, तो हम लोग सिर्फ शिपमेंट मॉड्यूल के अंदर हम उसको स्केलेबल कर सकेंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबल इजीली हम इसको चेंज भी कर सकते हैं और इसको जो सा इस फंक्शनैलिटी को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इंटीग्रेशन इजियर टू इंक्लूड इन एप्लीकेशन एज अ पार्ट ऑफ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ। उसके अलावा रेड हैट फ्यूज प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन इंटीग्रेशन थ्रू अ वैरायटी ऑफ कनेक्टर्स फॉर डिफरेंट सर्विसेज एंड मैसेजिंग। अब इसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट किस्म के कनेक्टर्स हैं, और रेड हैट फ्यूज का जो 7.2 वर्जन है इसके अंदर आप देखें तो 41 न्यू कनेक्टर्स इन लोगों ने ऐड किए थे। 41 न्यू कनेक्टर्स मींस कि आपके पास 41 न्यू सिस्टम्स के साथ कनेक्टिविटी इजी थी। मोस्ट ऑफ द केसेस पहले क्या होता था कि जो कनेक्टर्स आपके पास अवेलेबल नहीं होते थे, आप जावा बेस्ड कोड लिखते थे, इसके अंदर वो फंक्शनैलिटी भी है, आप जावा बीन्स बनाते हैं, उसके बाद जावा क्लास के थ्रू आप उसकी कम्युनिकेशन कर सकते हैं और बाकी आप कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। और जैसे जैसे IBM ने जब इसको एक्वायर किया था तो उन्होंने इस चीज़ पे बड़ा फोकस किया कि जो कनेक्टर्स अवेलेबल नहीं है उन कनेक्टर्स को अवेलेबल करें। तो कनेक्टर्स एक्चुअली इसके अंदर आपके पास ये भी एक फंक्शनैलिटी अवेलेबल है कि आप कस्टम कनेक्टर्स भी बना सकते हैं। कस्टम कनेक्टर्स जस्ट लाइक योर जावा कोड बट रैप अप इन अ इंटरफेस, और जो इंटरफेस आप लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे तो वो एज अ कनेक्टर आप लोगों के साथ यहाँ पे ट्रीट कर, जस्ट लाइक इन म्यूटसॉफ्ट कि आप कोई एप्लीकेशन बना के उसको एक्सचेंज के ऊपर जब डिप्लॉय करते हैं तो वो एज अ कनेक्टर एज एप्लीकेशन आप डिफरेंट तरीक़ों से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास वो फैसिलिटी है। उसके अलावा कंटेनर्स बेस बात करें तो मोस्टली आजकल हमारे जितने भी डिप्लॉयमेंट्स हो रही थी वो कंटेनर बेस्ड डिप्लॉयमेंट ही हो रही होती है। कंटेनर यूज टू डेवलप, डिप्लॉय, मैनेज एंड स्केल एप्लीकेशन बिकॉज कंटेनर्स यूज इमेज catalog for repeat and can be managed programmatically. They provide a platform for continuous deployment and development and deployment. सो मोस्टली कंटेनर बेस्ड जो सा होता है वो क्लाउड नेटिव सॉल्यूशंस होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर अब ऑब्वियसली हर कंटेनर में आप इंडिविजुअल डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं, और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो अवेलेबिलिटी होती है। क्लाउड की जो एक्चुअली मेन जो फोकस हमारा ये होता है कि इजी टू एक्सेस और हाईली अवेलेबल हो, और इवन आजकल हम इसको लोड बैलेंसिंग के तौर पे यूज़ करते, तो मोस्ट ऑफ द सर्विसेज क्लाउड पे जा रही होती हैं। वैसे हमारा ये पूरा कोर्स जो है वो ऑन प्रेमिसेस के ऊपर फोकस है, लेकिन हम लोग क्योंकि स्टैंड अलोन पे डिप्लॉयमेंट स्टैंड अलोन यूज़ करेंगे और फिर बैकएंड पे हम EAP सर्वर यूज़ कर रहे होंगे जो कि ऑन प्रेमिसेस, और हम उसी के ऊपर यूज़ करेंगे क्योंकि इसका जो क्लाउड वर्जन है जो कि एक ओपन शिफ्ट है, जो कि बिल्कुल एक सेपरेट एक चीज़ है, उसके ऊपर हम लोग इन फ्यूचर के भी देखेंगे। लेकिन जो क्लाउड बेसिस की डिप्लॉयमेंट है वो सारे माइक्रो सर्विसेज कंटेनर हैं, और वो सारे के सारे जो उनसे ईजिली स्केलेबल हैं, हाईली अवेलेबल हैं, और बाकी सारे फीचर्स इनके हम ओपन शिफ्ट में जब जाएंगे तो हम इसको देख सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है कनेक्ट एंड मैनेज इफेक्टिवली विच इज़ API। अब जितने भी सिस्टम्स हैं आजकल के दौर में, हम बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हों या हम कोई भी आपस में दो सिस्टम्स के दरमियान या दो एंड पॉइंट्स के दरमियान अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो तो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं अपनी APIs को, जो कि जेसन बेस होती हैं या कि XML बेस होती हैं। मोस्टली वैसे 80% हम लोग जेसन बेस यूज़ कर रहे होते हैं बिकॉज डिफरेंट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा फॉर्मेट्स। तो जेसन कह लें कि एक स्पेसिफिक और का स्टैंडर्ड आजकल के दौर में बना हुआ है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं।
APIs provide an interface that allow user, internal or external users, to connect your business assets. APIs are just like REST APIs or SOAP APIs. This lets your business extend their knowledge, assets, and maximize the business values. APIs also reduce the complexity of integration and improve collaboration. Managing, securing, metering, analyzing, and API usage is critical to provide more competitive digital services. Actually these are the simple points, so इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं आए, लेकिन हाँ इसकी एक चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर फोकस करूँगा कि इसका एक API मैनेजमेंट टूल भी है जिसको हम 3 स्केल API मैनेजमेंट कह रहे थे, जिसके अंदर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शनैलिटी आपके पास अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल आपने अपनी एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया और उसके बाद जब आप इसके ऊपर APIs को मैनेज कर रहे होते हैं तो आपके पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस होती हैं, लाइक प्रॉक्सीज क्रिएट करना, लाइक आपने उसके बाद इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज लगाना, आपकी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन करना, इवन विद थर्ड पार्टी टूल इंटीग्रेशन लाइक ऑक्टा एंड OAuth, इनके साथ आपकी आपस में कम्युनिकेशन करना. तो ये 3 स्केल मैनेजमेंट में आप वो सारी चीज़ें ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. Then we have a Red Hat Fuse product distribution. So जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 7.x वर्जन जब आया था तो IBM ने इसको एक्वायर कर लिया था, तो उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया. जब से IBM ने इसको एक्वायर किया है तो इसके जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच इज़ अ फ्यूज स्टैंड अलोन जो कि एक ऑन प्रेमिसेस वर्जन है, फ्यूज ओपन शिफ्ट जो कि मैंने आपको बताया क्लाउड बेस है, एंड द थर्ड वन इज़ फ्यूज ऑनलाइन जिसको हम iPaaS सोल्यूशन भी कह रहे थे. आपके पास सारी की सारी अवेलेबिलिटी ऑन क्लाउड है, इवन आप सारी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे कर सकते हो, सो करते हैं और सारा कुछ वहीं पे करते हो. तो फ्यूज ऑनलाइन इनका जो लेटेस्ट एक चीज़ है वो है, और इसमें वेब बेस्ड जिस तरह आप कह सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, और ये आपको 2 मंथ्स का फ्री ट्रायल भी देते हैं फ्यूज ऑनलाइन के अंदर. तो हमारा ये जो कोर्स है हम लोग मेनली फोकस कर रहे होंगे फ्यूज स्टैंड अलोन के ऊपर. तो फ्यूज स्टैंड अलोन में ये सिंगल JVM बेस जो सा ये टूल होता है, इसके सिंगल अगर JVM बेस है तो इसका मतलब इसमें हाई अवेलेबिलिटी नहीं है, नहीं इसमें हाई अवेलेबिलिटी है, लेकिन वो स्टैंड अलोन से बाहर जाके इसके डिफरेंट वर्जन होते हैं. हमारे पास डोमेन मोड होता है और हमारे पास स्टैंड अलोन मोड होता है. तो डोमेन मोड इज़ कि आपके पास 2 मशीन हैं जिसके ऊपर आपने एक मास्टर और एक स्लेव करके, वो हाई अवेलेबिलिटी और लोड बैलेंसिंग की मैं यहाँ पे बात करने लगा थोड़ी सी, तो उसके थ्रू आप हाई अवेलेबिलिटी और लोड बैलेंसिंग करते हैं. लेकिन स्टैंड अलोन मोड में भी आप हाई अवेलेबिलिटी कर सकते हैं, लेकिन वो होगी एज अ एक्टिव हमारे पास 2 किस्म की जो सा अवेलेबिलिटी होती है, एक्टिव पैसिव एंड एक्टिव. तो स्टैंड अलोन के पर्सपेक्टिव में अगर आपके पास 2 मशीन है तो आप उसको एक्टिव ट्रीट कर रहे होंगे, और इनके जो हाई अवेलेबिलिटी और लोड बैलेंसिंग के लिए आप आगे फिर अपाचे लोड बैलेंसर और इस तरह की डिफरेंट सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे होंगे, जो कि वो भी ओपन सोर्स होते हैं जिसके थ्रू आप कर रहे थे. स्टैंड अलोन में मेनली फोकस डेवलपर फोकस है. यहाँ पे आपको जितने भी जो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीज़ें देखी जाएँ तो वो आपको वहाँ मिलेगी. मोस्टली जितने भी डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से आप काम कर रहे होंगे वो स्टैंड अलोन में, बाकी जगह पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे कोड लेस इन्वायरमेंट काफ़ी है. मतलब वहाँ पे आपको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आपको फंक्शनैलिटी मिल रही होती है, लेकिन कम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी के लिए आपको थोड़ी डेवलपमेंट. लेकिन फ्यूज स्टैंड अलोन वर्जन के अंदर डेवलपर के पास फुल कंट्रोल होता है टू हाउ टू मैनेज थिंग्स, हाउ टू मैनेज कनेक्टर्स एंड ऑल अदर थिंग्स. तो इसको हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये क्लासिक इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन वहीं पे करेंगे वेयर यू नीड इट. जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर जहाँ पे एज अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हम लोग लेके चल रहे हैं, तो हम लोग अपने फ्लोज के अंदर ही इंटीग्रेशन लॉजिक को भी मोस्टली इंप्लीमेंट कर रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि हम लोग वहाँ पे करें, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इंटीग्रेशन लॉजिक को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे. कुछ पास थ्रू चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल लाइक सिर्फ डाटा आपने एक सिस्टम से पिक करना है, देन आपने आगे फॉरवर्ड करना, विच इज़ पॉइंट टू पॉइंट इंटीग्रेशन. तो मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ इस तरह के भी होते हैं, तो हम लोग उसको वैसे ही लेके जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे इंटीग्रेशन लॉजिक यूज़ करनी होगी वहाँ पे करेंगे. और रीयूजेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी चीज़ें देख रहे होंगे कि जहाँ पे ऐसी चीज़ें जो कि डिफरेंट सर्विसेज में यूज़ हो सकती है, तो हम उनको एज अ कॉमन कनेक्टर्स के तौर पे या कॉमन प्रोजेक्ट्स के तौर पे यूज़ करें, और उनको फिर हम आगे हम लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे. फ्यूज स्टैंड अलोन की अगर मैं बात करूं तो मैंने जिस तरह पहले बताया कि कैमल बेस एप्लीकेशन है, टारगेट करता है सिंगल JVM डिप्लॉयमेंट के ऊपर, और उसके अलावा इसका जो हाई लेवल हमारे पास कंट्रोल होता है इंटीग्रेशन रन टाइम के ऊपर, बिकॉज जब आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो फिर आपके पास फ्यूज के जो डिफरेंट वर्जन, लाइक अगर हम EAB की बात करें तो वहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल है आपके पास, वहाँ पे आप उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. इसके अलावा आपके पास एक और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में
डिफरेंट किस्म के पोर्टल्स आ जाते हैं। एक आ जाता है जो कि सिर्फ आपके एप्लीकेशन बेस है, जिसको हम होटियो पोर्टल कह रहे होंगे, जिसके अंदर आप एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट फ्लोज को मैनेज कर रहे होंगे। एक आपके पास एडमिन पोर्टल जो कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा, जिसके अंदर आप डिफरेंट यूजर, डिफरेंट सब सिस्टम्स, मॉड्यूल्स और इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे। हम जब इसके एडवांस लेवल में जाएंगे तो हमने वहाँ पे इंटीग्रेशन ईएपी जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम लोग वहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा आप इसके अंदर क्लस्टरिंग, ऑटोमेशन और आउटसाइड द फ्यूज़, ये आप ये सारे काम कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ऑटोमेशन, क्लस्टरिंग और लोड बैलेंसिंग, हाई अवेलेबिलिटी, ये सारा फ्यूज़ स्टैंड अलोन से आउटसाइड कर रहे होंगे आप लोग। और इनसाइड अगर आपने करना है तो वो फ्यूज़ स्टैंड अलोन नहीं, फिर वो आप डोमेन मोड में जा रहे होंगे वो, लेकिन वो भी इसी के अंदर ही आपके पास अवेलेबल होता है, लेकिन वो स्टैंड अलोन वर्जन से थोड़ा सा बाहर होकर डोमेन मोड आ जाता है। फ्यूज में हमारे पास, अब मैं स्टैंड अलोन और स्पेसिफिक टू स्टैंड अलोन आ जाता हूँ, तो इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट वर्जन होते हैं। इंटीग्रेशन की एक्चुअली प्रोजेक्ट्स की टाइप्स हैं, विच इज़ फ्यूज ऑन क्राउड, फ्यूज ऑन ईएपी एंड फ्यूज ऑन स्प्रिंग बूट। तो हम लोग पहले दो के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, फ्यूज ऑन क्राउड फॉर डेवलपमेंट परस्पेक्टिव, और फिर फ्यूज ऑन ईएपी जब हम डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो हम वार फाइल्स में उसको क्रिएट करके देन हम उसको डिप्लॉय कर रहे होंगे। तो फ्यूजन क्राफ्ट एक्चुअली, अगर आप ये यहाँ पे एक कोई इमेज अगर आप देखें तो हमारे पास ओएस है, जो कि कोई भी ओएस हो सकता है, उसके ऊपर हमारे पास JVM इंस्टॉल्ड है। JVM के ऊपर हमारे पास क्राफ्ट कंटेनर है, एंड क्राफ्ट कंटेनर हमारे पास डिफरेंट किस्म की डिपेंडेंसीज, जिसके CX, अंडरटो, NMQ, एक्टिव MQ, रेस्टलेट, डिफरेंट किस्म की डिपेंडेंसीज होंगी, और इसके ऊपर एक कैमल रन कर रहा होगा। तो ये इसकी एक कहने के एक आर्किटेक्चर डायग्राम है फ्यूजन क्राफ्ट। ये सारे का सारा OSGI कंटेनर बेस्ड चल रहा होता है, और इसका जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है विच इज़ फ्यूज क्राफ्ट 4 पॉइंट समथिंग। क्लास लोडर आइसोलेशन है, जैसा कि जावा के कंसेप्ट के अंदर है कि जब वो हम लोग हम क्लास से, जब हम लोग किसी भी जावा फाइल से क्लास फाइल में कन्वर्ट होते हैं तो हमारे पास क्लास लोडर कंसेप्ट होता है, जिसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे आपकी हर एक क्लास को वो अलग अलग डील कर रहा होगा, अलग अलग तरीके से कंपाइल कर रहा होगा, उसको देख रहा होगा। उसके अलावा इसके अंदर कुछ मॉड्यूल सिस्टम्स होते हैं, जो हर मॉड्यूल को अलग अलग हम लोग देख रहे होंगे। इवन इसमें हम ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ वर्जन हम पुराने वर्जन हो सकते हैं, कुछ नए वर्जन हो सकते हैं। तो फिर इनको कंपैटिबल करने के लिए हमें उन वर्जन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के यहाँ पे कंटेनर्स के अंदर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जिसको हम देख रहे होते हैं। और इसके अलावा कैन जनरेट अ स्मॉल फुटप्रिंट सर्वर, हम लोग यहाँ पे, इस तरह मैंने भी आपकी पूरी एक आर्किटेक्चर डायग्राम दिखाया। देन हमारे पास है फ्यूज ऑन, ये भी, ये मोस्टली हम एंटरप्राइज एडिशन होता है हमारे पास, और 90% हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं फॉर क्लाइंट, क्योंकि एंटरप्राइज एडिशन है। इसके अंदर हम लोग कैमल और सब सिस्टम्स और मॉड्यूल के सारे हम लोग इसके अंदर यूज़ कर रहे होंगे। उसके अलावा जब भी हम लोग अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो ये एक वार फाइल क्रिएट कर देता है, जिस तरह की जार फाइल, वैसे ही एक वार फाइल हमारे पास क्रिएट हो जाती है, और उस वार फाइल को हम अपने EAP सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी इसमें कोई अपग्रेडेशन आती है, कोई पैचिंग हमने करनी होती है, तो बड़ा स्मूथली हम इस प्रोसेस में कर सकते हैं बाय जस्ट बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट विद अ Maven, एंड वो हमारी वार फाइल क्रिएट होगी और हम उसको जाके डिप्लॉय कर सकते हैं, और विद ज़ीरो डाउन टाइम ये जो डिप्लॉयमेंट भी इसकी ईजिली हो जाती है। फ्यूज ऑन स्प्रिंग बूट, जस्ट लाइक हमारे जिस तरह बाकी आर्किटेक्चर थे, बस यहाँ पे अगर आप सारी डायग्राम्स में देखें तो ऑलमोस्ट हर चीज़ सेम है, सिर्फ उनके कंटेनर्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे क्राफ्ट है, देन EAP एंड देन स्प्रिंग बूट, और ये वैसे ही ऑलमोस्ट वैसे ही चल रहा होता है। तो ये इसके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसको भी हम लोग देख भी रहे होंगे। जिस तरह मैंने जावा के कोर कंसेप्ट की बात करें तो JDK, JRE और JVM की अगर मैं बात करूं तो जावा डेवलपमेंट किट है। जावा डेवलपमेंट किट कंटेन JRE प्लस सम डेवलपमेंट टूल्स विच इज जावा C कंपाइलर, डिबगर एंड अदर डेवलपमेंट टूल्स। और अगर मैं JRE की बात करूं तो JRE में हमारे पास JVM और डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज होती हैं जो कि हेल्प करती हैं किसी भी क्लास को कंपाइल, या उसको हेल्पिंग लाइब्रेरी से हम कह सकते हैं। देन हम बात करते हैं JVM की, जो कि जावा वर्चुअल मशीन है, जिसके ऊपर हमारी जितनी भी फ्यूज़ की एप्लीकेशन हैं वो रन कर रही थी। तो आई होप कि आप सारों को इन डिफरेंट कंसेप्ट का पता होगा, लेकिन जस्ट मैंने इस डायग्राम को ऐड किया जस्ट टू रिकैप कि हम लोग डिफरेंट देख सकेंगे व्हाट इज़ JDK, व्हाट इज़ JRE एंड JVM। तो ये इसका एक इस डायग्राम से एक सिंप्लीफाइड इसका एक वर्जन कह सकते हैं, आपको सारे जो आपके कंसेप्ट हैं वो रिवाइज हो सकते हैं।
बात करते हैं अब हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को हमने कैसे सेटअप करना है। हमारे पास इसकी जो प्रॉपर एक ऑफिशियल वेबसाइट है developers.fuse.com/product/download। जब हम आ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड के डिफरेंट वर्जन अवेलेबल होंगे। मैं अगर आप लोगों को स्क्रीन शेयर करूँ, आई थिंक मुझे स्क्रीन दोबारा से स्टॉप करके करनी पड़ेगी। जी, अब मैं ये हमारे पास इसकी साइट है developers.product एंड देन डाउनलोड। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं डाउनलोड करूँगा, विच इज़ ऑलमोस्ट 890 या 760 MB का ही होता है। तो इसके अंदर आप इंस्टॉलर या जिप फाइल दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ आप इंस्टॉलर डाउनलोड करें। और अगर आप पुराने वर्जन भी देखना चाहें जिस तरह 14, 13, तो आप वो भी यहाँ पर डिफरेंट सारे वर्जन अवेलेबल हैं जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे। कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है तो काइंडली ज़रा मुझे बता दें, कोई अनम्यूट करके। हाँ जी, हो रही है जी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसके डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट सेटअप करना क्वाइट सिंपल, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट वाले रूल्स नहीं है अवेलेबल। सिंपल आपने इसको डाउनलोड करना है, लेकिन इसको डाउनलोड करने के लिए किसी भी, जिस तरह हम इक्लिप्स या किसी भी डाउनलोड करते हैं जावा रिलेटेड इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म, तो इसके लिए भी हमें वही करना पड़ता है। जावा की लाइब्रेरीज को डाउनलोड करके JDK JRE को इंस्टॉल करना पड़ता है। देन हमें जावा होम सेटअप करना पड़ता है और पाथ वेरिएबल सेटअप करने पड़ते हैं। अगर आप को मैं दिखा दूँ, हमारे पास ये जावा होम है जो कि मैंने सिंपल JDK का पाथ हमारा जोन सा है वो मैंने दिया हुआ है। और उसके बाद पाथ वेरिएबल के अंदर मैंने जावा होम के अंदर जो बिन तक हमारे पास जो पाथ अवेलेबल होता है मैंने वो कर दिया। तो सिंपल ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं क्योंकि जावा बेस्ड टूल है, तो इसके लिए हम, और इसके अलावा मैवन की हमें अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब हम EAP में जाएंगे दैन हमें मैवन को सेटअप करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल मैं अभी इसके ऊपर नहीं जा रहा। जावा होम आप सेटअप करेंगे, पाथ सेटअप करेंगे, उसके बाद आप जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे, जो कि क्वाइट सिंपल स्टेप्स हैं इसके इंस्टॉलेशन के। जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इजीली वो इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर हम आपको जो उनसा कोड रेडी स्टूडियो उसके ऊपर जाते हैं। वैसे मैं आपको पहले दिखा दूं कोड रेडी स्टूडियो, ये किसका इक्लिप्स बेस्ड ये टूल है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होंगी। ये किसका इंटरफेस, हम इसके ऊपर में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। अभी कोड रेडी स्टूडियो है क्या? कोड रेडी स्टूडियो जी, जावा का स्पेसिफिक वर्जन है जो कि सपोर्टेड है या कोई भी हाँ, वर्जन हो सकता इसमें जावा 8 से मोस्टली मैं फोकस करता हूँ जावा 8 के ऊपर, लेकिन ये जावा 12 तक ये सपोर्टेड है जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन में। लेकिन क्योंकि जावा 8 हम लोग हर अपने डेवलपमेंट सेटअप के लिए जावा 8 यूज़ कर रहे थे, तो आप भी जावा 8 ही इसको यूज़ करें। उसके बाद हम अगर कोड रेडी स्टूडियो को अगर देखें, कोड रेडी स्टूडियो एक इक्लिप्स बेस्ड डेवलपमेंट टूल है जिसके अंदर आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और ये जिस तरह आप इक्लिप्स यूज़ करते हैं एज इट इज़, जिस तरह आप IBM का IIB या आप MuleSoft का जो एनीपॉइंट स्टूडियो यूज़ करते हैं, तो ये जस्ट लाइक वैसे ही है। इसमें आपको, अगर आप लोगों ने कोई भी इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म या ID यूज़ की हुई है पहले, तो ये आपके लिए यूज़ करना बहुत ही ईजी होगा, आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होगा इसमें। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी कि हम डेमो में क्या देखेंगे, तो इसके डिफरेंट वर्क स्पेसेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जस्ट लाइक एनीपॉइंट स्टूडियो। पैकेज एक्सप्लोरर है, मैसेज फ्लो जो राउट्स हैं, उसके अलावा इसके अंदर पैलेट्स होता है, कैनवस, कंसोल, प्रॉपर्टी एडिटर, पैकेज एक्सप्लोरर, और फिर हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स कनेक्टर से बात करते हैं। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। अच्छा, मोस्टली हम लोग जो कि अभी आज क्योंकि एक थ्योरेटिकल है और मैंने भी ये कोशिश की है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं भी काफ़ी ट्रेनिंग ले रहा हूँ पहले भी। जब हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी थ्योरी के ऊपर तो काफ़ी लोग जो सा ना वो इंटरेस्ट खत्म होता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा जल्दी बताऊँ और इसको आज के सेशन को हम समराइज मिनिमाइज करके जो सा ना ईजिली हम इसको जल्दी ख़त्म करें। लेकिन जो अगले सेशन होंगे वो हमारा टाइम तो वैसे 2 आवर्स का है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि हम लोग 1 आवर या 1.25 आवर्स में हम लोग जो है ना इसको कंप्लीट कर रहे होंगे अपने जितने भी सेशन होंगे। तो आज भी ऑलमोस्ट मैं कोशिश ये करूँगा कि 12 बजे तक हम लोग इसको कंप्लीट करें। खैर, आप ये देखें हमारे पास ये कोड रेडी स्टूडियो जो अवेलेबल है, इसमें डिफरेंट किस्म के हमारे पास चीज़ें लाइक प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। इस प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में हम डिफरेंट किस्म के अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे होंगे। अगर मैं फाइल
एंड फ्यूज इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं जितनी आपसे बातें की थी, फ्यूज ऑनलाइन, फ्यूज इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, इवन आप जावा के कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहे वो भी यहाँ से कर सकते हैं, और डिफरेंट किस्म के आपके पास ऑप्शन। लेकिन हमारा जो फोकस होगा फ्यूज इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट के ऊपर होगा। फ्यूज इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट में अगर मैं कोई भी नाम यहाँ पे दे देता हूँ, लाइक नेक्स्ट, देन हमारे पास डिप्लॉयमेंट की जो प्लेटफॉर्म है हमने वो सिलेक्ट करना है। हम लोगों ने जिस तरह भी कहा था कि हम लोग स्टैंड अलोन पे फोकस कर रहे होंगे, तो क्लाउड वर्जन जो उनसा हमारे पास होता है वो होता है ओपन शिफ्ट, तो हम इसको क्लाउड वर्जन के लिए इसको यूज़ कर रहे होंगे, और स्टैंड अलोन के लिए। और इनकी एक थर्ड प्रोडक्ट थी जो मैंने आपको बताई थी, विच इज़ iPaaS फ्यूज ऑनलाइन। तो वो यहाँ पे अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो सारा काम ही आप ब्राउज़र पे कर रहे थे, ऑनलाइन हर चीज़ प्रोजेक्ट वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, अपनी सारी इंटीग्रेशन वहाँ कर रहे थे। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 ऑप्शन है, और वो iPaaS के लिए आपके पास ब्राउज़र पे आपको जाना पड़ेगा। देन स्टैंड अलोन जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास एनवायरनमेंट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, जो कि मैं आपको बताया था 3 टाइप ऑफ फ्यूज प्रोजेक्ट। वी हैव अ स्प्रिंग बूट, वी हैव फ्यूज ऑन क्राफ्ट एंड फ्यूज ऑन EAP। अच्छा, इज इट हम लोग पॉसिबल